हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जे नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के सेशन में हम डील करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे सेकंड चैप्टर के लिए सॉल्व, जिसका नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर के लिए हमने सॉल्व करी कई सारी डीपीपीज यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और फिर हमने सॉल्व किया प्रैक्टिस क्वेश्चन, और अब बारी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के इस चैनल पर जो नीट का कोर्स है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपके लिए। कुछ सेशंस या कुछ वीडियोस या फिर कुछ चैप्टर्स देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आप आराम से क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं नीट जैसे बहुत बड़े एग्जाम के लिए। लेकिन मैम उसके लिए हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है, तो वो मॉड्यूल मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल जो है उसमें सबसे पहली चीज जो है वो है एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन का मतलब हर चैप्टर से हर एक टॉपिक का पर्टिकुलरली आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया जाता है। और जब हम टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हम डील करते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम से। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का एक पीडीएफ होता है जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलता है। डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो के जाओ, वहां पर एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को क्लिक करके पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, जिसमें डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको सॉल्व करते बन गया है या मान लो नहीं भी बना है तो आपको मिल जाता है उसी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन वीडियो, जहां पर आप उनके सॉल्यूशंस देख सकते हैं कि हमने उसे क्या कंसेप्ट लगा के सॉल्व किया है। वो क्वेश्चन जो है वो आपने अगर सही सॉल्व किया है तो क्या आपने सही कंसेप्ट लगाया है, या आप कहीं अटक रहे हैं, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ट्रांसपेरेंटली आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ जाते हैं। देन वी गो विद द चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर चैप्टर के एंड में उस पूरे कंप्लीट चैप्टर के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं अपने प्रैक्टिस सेशंस में। इसके बाद लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट आपको मिलता है, जहां पर साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन, किस ईयर में उन्होंने काम किया था, क्या काम किया था, सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाती हैं उस सेशन में। देन वी गो विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस, जैसे कि आज का जो हमारा सेशन है यहां पर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सिमिलरली हर चैप्टर के लिए आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक वीडियो, फिर होगा डाउट सॉल्विंग सेशन। आप मुझे अपने डाउट सेंड करते हैं और उसके बाद मैं आपको आपके डाउट्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूं। ठीक, इसके बाद वी गो विद द वीकली टेस्ट पेपर। वीकली टेस्ट पेपर ताकि हमारी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी स्ट्रांग बने। एंड देन वी गो विद द गाइडेंस सेशन। कैसे पेपर को सॉल्व करें, याद नहीं हो रहा है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, पूरे टाइम एनर्जी वैसी बनी नहीं रह रही है, बीच में कोई ना कोई हर्डल आ जा रहा है, प्रिपेयर अच्छे से नहीं कर पा रहे, सारी चीजों का सोल्यूशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर इस नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ मिलता है। देन वी गो विद द चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन फॉर द चैप्टर, फॉलोड बाय ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टोटल हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल है, और मैंने जैसा कि आपको बताया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब आइए अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन से। हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब मैंने एक स्टूडेंट का कमेंट देखा था, पहले मैं उसका रिप्लाई कर देती हूँ, हो सकता है आप सबके दिमाग में भी ऐसी ही कोई बात आ रही होगी। कई बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ नए ऑप्शंस दिख जाते हैं, जो देख के हमें लगता है यार ये वाला चीज तो हमने पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही किसी स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन भी किया था और मुझे बोला था कि मैम आप इसे अपने किसी वीडियो में इंक्लूड करके जरूर बताइएगा। अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं सारी चीजें, वो जो नीट का कोर्स मॉड्यूल हमने डिस्कस किया है उसको, तो आपको ये चीज समझ में आएगी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो कुछ टर्म्स, कुछ नेम्स हमें ऐसे मिलते हैं जो हमने पहले नहीं सुने हैं। ठीक, लेकिन हम क्वेश्चंस इसीलिए ही सॉल्व कर रहे हैं, पहली चीज कि हमें ऐसी चीजें सारी मिल जाएं जो हमें घुमा सकती हैं, जो हमारे को ट्विस्ट करके कंसेप्ट बनाकर पूछा जा रहा है वो हमें पता चल जाए। इसीलिए तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और मैम ऐसा क्यों है कि वो हमें पहले नहीं पता था जबकि हमने चैप्टर पूरा पढ़ा है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि हर बार देखो हमारा मोटिव है कि हम ऐसा नहीं है कि बस 5 साल के क्वेश्चंस ही प्रीवियस ईयर के सॉल्व करने वाले हैं या 10 साल के ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व
सॉल्व करने बैठते हैं तो हम प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं बुक में, बुक क्या बोलना चाहिए, मतलब कि जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं हम सबको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब होता यह है कि एनसीईआरटी का हर बार एक नया एडिशन आ जाता है, तो कोई कंसेप्ट जो अब की एनसीईआरटी में प्रेजेंट नहीं है पर पुरानी एनसीईआरटी में था, उस हिसाब से पेपर बना था, उस हिसाब से क्वेश्चन बने थे, तो वो क्वेश्चंस कभी कभी बीच में आ जाते हैं और हम फिर उन्हें सॉल्व करते हैं। देखो अब ये गलत है कि हम इस इंप्रेशन में उस क्वेश्चन को छोड़ दें कि ये तब की एनसीईआरटी में एक्सक्लूडेड था, हट चुका है अब हमारी एनसीईआरटी में, तो हमें इसको नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है यार, क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है, भले एनसीईआरटी हर बार एडिट होकर नहीं आ जाती हो या उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, पर टॉपिक तो वही है, क्वेश्चंस तो वही है। तो क्वेश्चन हमें सारे सॉल्व करने हैं और आपका जो जवाब है कि भाई हमने वो चीज़ पहले कभी नहीं सुनी, तो वो इसलिए नहीं सुनी कि कुछ टॉपिक्स हमारी न्यू एनसीईआरटी में रिवाइज में नहीं है, पर हम हर टॉपिक को पकड़ के चल रहे हैं, हम हर टॉपिक को करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छे से फॉलो अप कर सकें, हमें कुछ भी नया ना लगे। पूछा वही जाएगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन कोई भी चीज़ हमें सूनी सूनी ना लगे, सब कुछ सुना सुना सा लगे, इसीलिए हम हर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे उसमें हमें कोई नई चीज़ मिल जाए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस, कौन सा ऑप्शन वायरसेस के लिए रॉन्ग है। ये क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला देखो, वायरसेस आर पैरासाइट्स। क्या आपको लगता है वायरस पैरासाइट है? हाँ डेफिनेटली मुझे लगता है वायरस पैरासाइट है। ऐसा क्यों? क्योंकि वायरस तो भाई एक कनेक्टिंग लिंक है ना लिविंग और नॉन लिविंग में, जिसका मतलब ये है कि अगर उसे नॉन लिविंग चीज मिलेगी तो वो नॉन लिविंग बिहेव करेगा, अगर उसे लिविंग चीज के मतलब लिविंग बॉडी मिल जाएगी तो वो उस बॉडी पर रहकर रहने लगेगा या फिर अपना जीनोम जो है वो कॉपी कर देगा। तो इसका मतलब उसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत है और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जाकर वो पैरासाइट बन जाता है, उसी की बॉडी में रहने लगता है। पैरासाइट क्या होता है? जो आप ही की बॉडी में रहे और आप ही की बॉडी से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करे, तो ये आप ही की बॉडी को पूरी तरह यूज करता है, इसीलिए डेफिनेटली वायरस इज अ पैरासाइट। नेक्स्ट है ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री। क्या सब में हेलिकल सिमेट्री होती है? आपको याद होगा जहां मैंने वायरस का सेशन सॉल्व करवाया था, जहां पर मैंने वायरस का सेशन आपको एक्सप्लेन किया था दो पार्ट्स में, एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स और एक बार टाइप्स। सारे ये सेशन में आपको एक चीज मैंने बता दी थी कि वायरस जो होते हैं वो अलग अलग सिमेट्री के होते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज कंप्लीटली डिफरेंट था, ठीक है। तो अलग अलग शेप, अलग अलग सिमेट्री के वायरस होते हैं, सबके सब हेलिकल नहीं होते। देयर आर n नंबर ऑफ सिमेट्रीज इन दी वायरसेस। नेक्स्ट है दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। उनके पास ये एबिलिटी है कि वो अपना न्यूक्लिक एसिड बना ले, यानी डीएनए और आरएनए बना ले। हाँ तो बिल्कुल है उनके पास ये एबिलिटी, वो बना सकते, और वो अपना प्रोटीन बना ले। तो प्रोटीन जो है डेफिनेटली उनके आउटर कोट में प्रेजेंट है ना, तो आउटर कवरिंग जो है वायरस की बॉडी की, आउटर कवरिंग जो है वो किस चीज की बनी है? वो प्रोटीन की ही बनी थी। इट वॉज मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, है ना। तो ये दोनों चीज तो हमें मिल जाएंगी, इसीलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम। बिल्कुल सही बात है, एंटीबायोटिक्स का वायरस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स जब भी वायरल डिसीज में प्रिस्क्राइब की जाती हैं, यानी किसी मरीज को, किसी पेशेंट को अगर वायरल डिसीज के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं तो वो क्या काम कर रही होती हैं? सिम्टोमेटिक रिलीफ कर रही होती है, सिम्टम्स को कम कर रही होती हैं। हो सकता है वायरल के इन्फेक्शन की वजह से फीवर आया हो, तो फीवर को तो एंटीबायोटिक कम कर सकती है, या फिर एक्चुअली एंटीबायोटिक नहीं, वो तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है जहां पर हम कोई एंटीपायरेटिक दे देते हैं तो फीवर कम हो जाता है। सिमिलरली वायरस के साथ साथ कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन ना हो जाए, सुपर एडेड इन्फेक्शन को हटाने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। सुपर एडेड इन्फेक्शन मतलब वायरस का इन्फेक्शन तो है ही, दूसरा कोई बैक्टीरिया भी आके उसके साथ रहने लग गया, वायरस भी मतलब बैक्टीरिया ने भी इन्फेक्शन करा दिया, ऐसा कुछ ना हो जाए, इसीलिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। एज सच जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका वायरस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो हमसे पूछा गया था रॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है,
कभी भी जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, बिल्कुल कामली ऐसे वर्ड्स को ढूंढ लें जो आपके क्वेश्चन को बदल सकता है, जैसे कि रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसे स्टेटमेंट्स जहां पर ये रॉन्ग, ट्रू, यस, नो, फॉल्स लिखा हो, इसको पकड़ के बैठ जाना है, उसे मार्क कर लीजिए, तो आप क्वेश्चन पढ़ने में गलती नहीं करेंगे। तो रॉन्ग स्टेटमेंट अभी हमें कौन सा मिला? ऑप्शन बी, ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, विच इज रॉन्ग, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन बी, दैट ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री। तो यही गलत ऑप्शन था, दैट इज व्हाई दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन 2012 का है। क्लियर? समझ आ गया? ओके, नाउ ऑल राइट, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लाइमेडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि सर आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन आया, उस दौरान हमने क्लाइमेडोमोनास को और क्लोरेला को कौन से किंगडम में इंक्लूड किया था? अगर हम देखेंगे क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला को, ठीक है, क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला को अगर हम देखेंगे तो इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? बताओ मुझे फटाफट से। ऑप्शन देखो क्या क्या है? प्रोटिस्टा, एल्गे, प्लांटे, मोनेरा। अब मुझे बताओ, अब ये तो देखो इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था 2012 में, इजी क्वेश्चन है। एक बार मुझे आप आंसर लिख के बताइए। जब आप में से कुछ स्टूडेंट बीच में मुझे कमेंट में आंसर लिख के बता देते हैं, मुझे दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि यस, यू आर फॉलोइंग, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, वो चीज मुझे समझ आती है। मुझे बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लाइटली बिल्कुल नहीं लेना। सही आंसर क्या है? फटाफट से जल्दी से लिख कर बताओ। ओके, सो यू हैव रिटन योर आंसर। तो नाउ लेट्स डिस्कस। जो क्लाइमेडोमोनास है और क्लोरेला है, इसी बारे में क्वेश्चन क्यों पूछा गया? ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी और ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पूछ सकते थे। क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला के बारे में ही क्यों पूछा? उसका रीजन ये है कि जो क्लाइमेडोमोनास थे एंड क्लोरेला, इन दोनों को सबसे पहले रखा गया था, पता है किसमें? किंगडम एल्गे में। दे वर केप्ट इन किंगडम एल्गे, ठीक है। जबकि जब इन्हें नेचर वाइज देखा गया तो पाया गया कि क्लाइमेडोमोनास हो चाहे क्लोरेला हो, ये एक्चुअली में है किस टाइप के, इनका सेल कैसा है? तो ये थे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे, और यूनिसेल्युलर होने के साथ साथ इनका सेल कैसा था? तो इनका सेल था यूकैरियोटिक सेल, मतलब कि वेल डिफाइंड सेल, न्यूक्लियस मिल जाएगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मिल जाएगी। तो फिर इन्हें एल्गे में क्यों रखा गया? ठीक है, तो एल्गे जो था इस ग्रुप में पहले इन्हें रखा गया था, पर जब इनका फीचर देखा गया और ये पाया गया कि इनके पास यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक बॉडी है, तो भाई यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक बॉडी के लिए तो हमने अलग से ग्रुप बनाया हुआ था। जितने भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो यूनिसेल्युलर थे एज वेल एज यूकैरियोटिक भी थे, उनको किस में रखा गया था? कौन से ग्रुप में रखा गया था? They were kept in the group Protista। इनको किस में रखा गया था? प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा गया था। तो फिर पाया गया कि भाई क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं जो प्रोटिस्टा के ग्रुप में हैं, तो हम इन्हें एल्गे में क्यों रखते हैं? इसीलिए जब सर आर.एच. विटेकर आए और उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो उन्होंने उठाया क्लाइमेडोमोनास को, उन्होंने उठाया क्लोरेला को, और दोनों को किस में पुट कर दिया था? दोनों को पुट कर दिया था प्रोटिस्टा में, because of the characters present in it। तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन है प्रोटिस्टा विच इज राइट, नेक्स्ट है एल्गे। एल्गे में पहले होते थे, कई स्टूडेंट्स इसको एल्गे मार्क कर देते थे, इसीलिए तो ये क्वेश्चन पूछा गया। एल्गे में पहले हुआ करते थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले, बाद में इन्हें इंक्लूड कर दिया था प्रोटिस्टा में, और प्लांटे में नहीं आएंगे, मोनेरा में नहीं आएंगे, बिकॉज दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, इट वाज आस्क्ड इन 2012। लिख लीजिए, डन, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉफ? मतलब ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, विच आर
preparing their own food, their own food। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं? ऑप्शंस देखिए, लैक्टोबैसिलस पहला ऑप्शन क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है, ऑप्शंस बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पहला है लैक्टोबैसिलस, दूसरा है नॉस्टॉक, तीसरा है चारा, then we have nitrosomonas, then we have nitrobacter, then we have streptomyces, saccharomyces, trypanosoma, porifera and wolffia। ठीक है, ये इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। लेट अस सेपरेट दीज ऑर्गेनिजम्स। हम पहले नंबर पर ले लेते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक, लैक्टोबैसिलस ले लिया। फिर हम ले लेते हैं नॉस्टॉक, नॉस्टॉक के बाद है चारा, चारा के बाद है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। आप भी जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसे ही लिख के करोगे, मैं लिख रही हूं, ऑप्शन साथ में लिखो, फिर उसमें से फाइंड आउट करेंगे। लिखो नाइट्रोबैक्टर भी है, उसके बाद नाइट्रोबैक्टर, देन वी हैव स्ट्रेप्टोमाइसीज, streptomyces, then we have saccharomyces, saccharomyces, then we have trypanosoma, trypanosoma, then we have porifera, मैं यहां लिख रही हूं porphyra, porphyra, porphyra के बाद है वोल्फिया। ठीक है, अब इस पे नंबरिंग कर लेते हैं, फिर छांटेंगे। ठीक, पहले नंबर पे है लैक्टोबैसिलस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारे पास 10 है ग्रुप्स। ठीक है, अब इसमें से हमें बताना है क्या, इसमें से हमें बताना है कि कौन से वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक के सामने ए लिखेंगे, हेट्रोट्रॉफिक के सामने क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लैक्टोबैसिलस कैसा होता है? लैक्टोबैसिलस होता है कैसा, हेट्रोट्रॉफिक। लैक्टोबैसिलस कैसा होता है, मैं इसको सिर्फ एच लिख देती हूँ, एरो नहीं बनाती, हौच पौच हो जाएगा। ये होता है हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक नहीं होता। तो ये लैक्टोबैसिलस को हमने कट कर दिया। ठीक है, यहां से हम इसे कट करते जाएंगे, लैक्टोबैसिलस को कट कर दिया। अब नॉस्टॉक कैसा होता है? नॉस्टॉक ऑटोट्रॉफिक होता है, चारा ऑटोट्रॉफिक होता है। नाइट्रोसोमोनास कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोबैक्टर भी है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो इनको ऑटोट्रॉफ को टिक कर दो, 1, 2, 3 एंड नाइट्रोबैक्टर 4। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसीस। स्ट्रेप्टोमाइसीस कैसी होती है? हेट्रोट्रॉफिक। मैं इसे दूसरे कलर से एच लिख दूं, ठीक है, दूसरे कलर से लिख देती हूं। ठीक है, हाँ, इसको लिख दिया हेट्रोट्रॉफिक। ये क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। सैक्चारोमाइसीस अगेन हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक। इसके बाद और क्या होगा? ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक होता है। ठीक, इसके बाद पोरफायरा और वोल्फिया। ठीक, पोरफायरा और वोल्फिया। इसमें हमने कोई गलती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। उसके बाद है पोरफायरा और वोल्फिया। तो पोरफायरा जो है वो ऑटोट्रॉफिक, वोल्फिया जो है वो ऑटोट्रॉफिक। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे जो ऑटोट्रॉफिक हैं? क्योंकि हमें तो नंबर ऑफ ऑटोट्रॉफ बताने हैं। 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 4 हमने क्या हटा दिए? अपने हेट्रोट्रॉफ। तो हेट्रोट्रॉफ को इसमें से कैंसिल करो, 1 2 3। ठीक, अब बाकी जो बचे वो क्या हैं? बाकी जो बचे जैसे कि नॉस्टॉक, चारा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर एंड पोरफायरा एंड वोल्फिया।
ये सारे के सारे क्या है, ऑटोट्रॉफ। जिनको कैंसिल किया है वो क्या है, हेट्रोट्रॉफ। कितने हमारे पास ऑटोट्रॉफ है, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 हमारे पास क्या है, ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म, बाकी सारे के सारे कैसे हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं, चलो 6 है हमारे पास, 6 है हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स और 4 है हमारे पास हेट्रोट्रॉफ्स। अब ऑप्शंस पढ़िए, अब आपको इजी है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इसी तरीके से लिख के सॉल्व करेंगे। और अगर आप लिख के सॉल्व नहीं करना चाहते, देखो मैंने ऐसा इसीलिए कराया है ताकि आपके सामने क्लियर पिक्चर, क्लियर इमेज आ जाए कि हम कैसे कर रहे हैं, हम क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं। पर आपको अगर ऐसे नहीं करना है, मत इसमें, अगर एक बार आपकी प्रैक्टिस बन जाए तो आप इसको बिना करे भी सीधे यहीं से देख सकते थे कि भाई हाँ ठीक है, लैक्टोबैसिलस गया, नॉस्टॉक है, ऑटोट्रॉफ है, चारा और ये ऑटोट्रॉफ है, ये वाले हेट्रोट्रॉफ है, ये वाला ऑटोट्रॉफ है। इस तरीके से आप यहीं पे कर सकते हो, नहीं दोबारा लिखते तो भी चल जाता। पर हमने क्यों लिखा है, हमें ट्रांसपेरेंटली समझना था, इसीलिए मैंने ये चीज करी है। ऑप्शन देखिए, हमारे पास 6 ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑप्शन देखिए, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 है, 3 नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लिख लीजिए इसको, राइट इट डाउन। डन, ओके। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। देखो मुझे पता है ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन बात मानो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट, ए से ई तक 5 स्टेटमेंट है, एंड आंसर एज आस्क्ड नेक्स्ट टू देम। और इनके बाद कुछ इनने क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर अपने को बताना है, ठीक है। वो भी देख लेते हैं किस फॉर्म में पूछा है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 2 3 4 1। ये पूछा है कि दिए गए ऑप्शंस में से कितने स्टेटमेंट सही हैं और कितने स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में, ठीक है। अब एक मैं टेंडेंसी बता देती हूँ, जैसे ही कोई स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन देखता है जिसमें बहुत सारा स्टेटमेंट दिया होता है तो वहां पर टाइम फिस हो जाता है। क्यों, उसे लगता है अरे यार बहुत सारा स्टेटमेंट है, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ये मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँ। ऐसा नहीं है। पहली चीज तो पहले से ऐसा मत सोचो, अगर पढ़ के गए हो ना तो सब सॉल्व करते बनेगा। अब ऑप्शंस देखो, पहला ऑप्शन कहता है इनइक्विसिटम। क्या हमको फाइंड आउट करना है, 5 स्टेटमेंट में से हमें फाइंड आउट करना है कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। इन इक्वेसिटम द फीमेल गेमीटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट गेमीटोफाइट। इक्वेसिटम में जो फीमेल गेमीटोफाइट होता है वो क्या पेरेंट स्पोरोफाइट पर ही मिलता है, ऐसा नहीं होता। इक्वेसिटम जो होता है एक्चुअली में वो होता है फ्री लिविंग, फ्री लिविंग। और अगर ये फ्री लिविंग है तो ये फिर अपने पेरेंट पे रिटेन क्यों होगा। फ्री लिविंग को फ्री लिविंग कब बोलेंगे भाई, जो अकेले अपने आप इंडिपेंडेंटली रह रहा होगा। आप कह रहे हो ये तो पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो नहीं है, इट इज अ फ्री लिविंग गेमीटोफाइट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक। इसके बाद आता है इन गिनको मेल गेमीटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट। गिनको में मेल गेमीटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो हाँ बिल्कुल सही है, मेल गेमीटोफाइट में जो मेल गेमीटोफाइट होता है गिनको का वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसमें हम क्या डिस्कस करें। दूसरा देखो, स्पोरोफाइट इन रिक्सिया इज मोर डेवलप्ड देन दैट इन पॉलीट्राइकम। इनका कहना है कि जो रिक्सिया का स्पोरोफाइट होता है वो ज्यादा डेवलप्ड होता है क्या पॉलीट्राइकम से, तो ये तो गलत है। एक्चुअली सबसे ज्यादा द मोस्ट डेवलप्ड sporophyte, most developed sporophyte belongs to polytrichum। पॉलीट्राइकम में सबसे ज्यादा एडवांस्ड स्पोरोफाइट होता है, ना कि हमारे रिक्सिया में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वोल्वॉक्स इज
आइसोगेमस। आइसोगेमस का मतलब क्या होता है कि दो एक जैसे गेमीट अगर हैं तो उसे हम कहते हैं आइसोगेमस। लेकिन बात किसकी हो रही है? वॉल्वॉक्स की हो रही है। अगर आपको याद हो, वॉल्वॉक्स जो है वो ऊगेमस होता था, ऊगेमस होता था, यानी कि अलग अलग टाइप के गैमीट प्रेजेंट होते थे, तो दो टाइप के गैमीट्स देखने को मिलते थे। What were those two types of gametes? एक मोटाइल गैमीट मिलता था, चलने वाला, दूसरा मिलता था नॉन मोटाइल गैमीट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया क्योंकि ये आइसोगेमस नहीं है, ये कैसा है? ऊगेमस। तो ये स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट देखिए, दी स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड लैक सेल वॉल। स्पोर्स जो होते हैं स्लाइम मोल्ड के, उनमें इनका कहना है कि सेल वॉल नहीं होती, जबकि स्लाइम मोल्ड के स्पोर्स में दी सेल वॉल्स आर प्रेजेंट। सेल वॉल्स आर प्रेजेंट इन spores of slime mold। स्लाइम मोल्ड के स्पोर्स में आपको सेल वॉल मिलती है, तो ये स्टेटमेंट कह रहा है नहीं मिलती, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। अब हमारे पास सही स्टेटमेंट कितने और गलत स्टेटमेंट कितने हैं? टोटल थे हमारे पास 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स थे, 5 स्टेटमेंट्स थे टोटल। ठीक है, 5 स्टेटमेंट में से हमने कितने सही पाए? ये गलत, ये सही, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ओनली 1 करेक्ट स्टेटमेंट मिला है, 1 करेक्ट स्टेटमेंट मिला है, बाकी सारे स्टेटमेंट फॉल्स हैं। मैंने आपको हर एक स्टेटमेंट का रीजन बताया है। ठीक है, अगली बार हो सकता है भाई, अभी इस बार इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में पूछा हो, लेकिन अगली बार अब तुमने प्रैक्टिस कर ली है ना, तो अगली बार हो सकता है कि ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ लिया जाए। अगली बार पूछ ले कितने इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास कितने हैं? 5 इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 4 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चाहे इस चीज को लेके पूछा जाए, चाहे इस चीज को लेके पूछा जाए। आपको समझ में आ गया ना? बस दैट इज माय एम। अब इसको नोट कर लीजिए, ये तो इतना, इसके रीजंस लिख लीजिए, लिख लिए? ओके। अब हमसे पूछा है यहाँ पर हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें कितना? सिर्फ एक करेक्ट स्टेटमेंट मिला, तो 2 आंसर नहीं है, 3 आंसर नहीं है, 4 ऑप्शन में है। तो अगली बार जब ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके हमसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन का आंसर अगर क्वेश्चन में पूछा गया, मान लो करेक्ट नहीं बताना है, इसकी जगह बोल दें कि इनकरेक्ट बताना है। अगर बोल देंगे कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स मिल गए। ठीक है, और करेक्ट स्टेटमेंट कितना मिला? 1। सो राइट आंसर फॉर नाउ इज दिस, देयर वाज 1 करेक्ट स्टेटमेंट। बात समझ में आई? दोनों फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। इनकरेक्ट फॉर्म में पूछेंगे तो आंसर 4 हो जाएगा, करेक्ट फॉर्म में पूछेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन है, लिख लिया इतना? ओके। Now see the next question. Which of the following represent maximum number of species among global biodiversity? पूरी global biodiversity में किसमें maximum number of species पाई जाती है? Options में देखिए, options हैं lichen, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स एंड एल्गे। तो जितने भी ऑप्शंस यहां दिख रहे हैं, आपको लगता है लाइकन जो है वो कहां पर मिलती है? साफ सुथरे एरिया में मिलती है। इट इज नॉट seen in polluted areas। ठीक है, और ज्यादातर क्या होते हैं? polluted एरिया होते हैं। लाइकन जो है वो नहीं मिलेगी हमको ज्यादा। ठीक है, फंजाई अच्छा हो बुरा हो, अच्छा ताजा खाना भी हो तो भी ग्रो हो सकती है, अगर उसमें कुछ स्पोर उसका गिर जाए, और अगर खराब खाना है तो ग्रो करी जाएगी। तो फंजाई जो है वो सबसे ज्यादा अबंडेंट है। ठीक है, अभी तक। फिर मॉसेस और फर्न्स, ये भी क्या है? ये रेयर है भाई, हर जगह नहीं मिलते। एल्गे भी हर जगह नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं है, एल्गे गायब भैया, तो एल्गे जो है वो भी रेयर है। तो सही जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है वो क्या है?
फंजाई, इट कैन ग्रो एवरीवेयर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज जिसकी देखने को मिलती है वो है फंजाई। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, ठीक है, डन, ओके, लिख लीजिए इसको। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are likely to present in deep sea water? कौन सा वाला आपको डीप सी वाटर में मिल जाता है? कौन मिलता है डीप सी वाटर में, फटाफट से बताओ। ऑप्शंस देखो, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मिल पाएगा क्या? ट्रू बैक्टीरिया है, डीप सी में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ब्लू ग्रीन एल्गे डीप सी में नहीं मिलेगी, ऊपर मिलती है पानी की सतह पर, क्योंकि सनलाइट चाहिए है। फिर आता है सैप्रोफाइटिक फंजाई, सैप्रोफाइटिक फंजाई इतनी अंदर पानी में जाके क्या करेगी? वो तो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करेगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया जरूर ऐसा बैक्टीरिया है जो एक्सट्रीम चीजों में सर्वाइव कर सकता है, एक्सट्रीम चीजों में सरवाइव कर सकता है, तो मतलब कि भाई यही है जिसे डर नहीं लगता और जो हमें डीप सी में मिल जाता है, ठीक। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया आर दी वंस विच आर फाउंड इन दी डीप सी। ये क्वेश्चन 2013 में नीट के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक। सो दिस इज द आंसर कि कौन सा वाला डीप सी में पाया जा। अब ये भी पूछ सकते थे विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फाउंड इन द डीप सी, ठीक है, और आर्के बैक्टीरिया के 2-3 एग्जाम्पल दे देंगे और उसमें एक बीच में मान लो रख दिया ब्लू ग्रीन एल्गी, तो फिर क्या आंसर हो जाएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा। सो ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू कैच द कंसेप्ट व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बस हमें वो ये वाले क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए, ऐसे नहीं करना है, हमें कंसेप्ट समझना है। कल रिवर्स करके पूछ लेगा तो बता देंगे क्या? हमें वो प्रैक्टिस बनानी है, ठीक है। इस ऑप्शन को मार्क कर लीजिए, फाइन। Now see the next question. Next question says, five kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker is not based on. यानी पूछा ये गया है कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था वो कौन से क्राइटेरिया पर बेस्ड नहीं था, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? इट इज नॉट बेस्ड ऑन। मैंने क्या बोला था? ऐसे क्वेश्चन को अलग से मार्क कर लो जहां पर क्या पूछा गया है, यस, नो, नॉट, वाई, ये वाली चीजें, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कौन सा क्राइटेरिया यूज नहीं हुआ था इस क्लासिफिकेशन में। क्वेश्चन है 2013 नीट के एग्जाम का क्वेश्चन। देखिए ऑप्शंस को देखिए, फर्स्ट है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब आप मुझे एक बात बताओ, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्यों देखेंगे? हम तो टाइप ऑफ सेल देखेंगे, है ना, सेल कैसा है वो देखेंगे, न्यूक्लियस पे फोकस नहीं कर रहे थे। और एक्चुअली जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था तो ये भी नहीं देखा था, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में न्यूक्लियस तो नहीं देखा जाता। फिर आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, डेफिनेटली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो देखते थे ना, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है या फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कंसिडर करते थे। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या फिर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये तो पूछते थे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी नहीं पूछते थे क्या? पूछते थे कि भाई सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू ग्रेड है, क्या पूछते थे? यूनिसेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर है या फिर मल्टी सेल्यूलर है। और अगर मल्टी सेल्यूलर है तो आपको याद है उस चार्ट में हमने ये भी लिखा था कि टिश्यू है या फिर ऑर्गन है या फिर ऑर्गन सिस्टम है। तो मल्टी सेल्यूलर की बॉडी भी कैसी है? टिश्यूज वाली है, ठीक है, या फिर सिर्फ सेल्यूलर है, सेल्यूलर बॉडी है, या ऑर्गन्स प्रेजेंट है या फिर ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट है। ये सारी चीजें कंसिडर हुई थी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में। जो कंसिडर नहीं हुआ था वो है हमारा न्यूक्लियस का प्रेजेंस और एब्सेंस, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो हर टाइप के सेल में प्रेजेंट है ना, डीएनए और एमआरएनए के फॉर्म में, तो इसको कंसिडर नहीं किया था। नॉट बेस्ड ऑन ऑप्शन ए, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर। 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लीजिए इसको, कंसेप्ट लिख लीजिए, डन, ओके। Now see the next question. Which of the following fungi contains hallucinogens? Hallucinogens क्या होते हैं? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। Hallucinogens होते हैं, hallucinogens क्या होते हैं? Hallucinogens होते हैं कुछ साइकोएक्टिव एजेंट्स, ठीक है।
हेल्यूसिनोजेन कोई साइको एक्टिव एजेंट्स होते हैं। साइको, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रही हूं, साइको एक्टिव एजेंट्स होते हैं। साइको एक्टिव एजेंट्स जो क्या काम करेंगे, जो हेल्यूसिनेशन कॉज करा देते हैं, विच कॉज हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन, ठीक है। अभी पूछा गया है कौन सी फंजाई में होता है, और ना कि सिर्फ ये जो हेल्यूसिनोजेन है ऐसा नहीं कि सिर्फ फंजाई में मिलते हैं, दे आर ऑल्सो फाउंड इन प्लांट्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि हेल्यूसिनोजेंस जो हैं ये हमें प्लांट्स से भी मिल जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ऐसे, और ये हमें फंजाई से भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो हेल्यूसिनोजेन साइको एक्टिव एजेंट है जो आपके साइकोलॉजी के साथ जाकर के छेड़छाड़ करते हैं और हेल्यूसिनेशन कॉज कर देते हैं। ऐसे जो एजेंट्स हैं ये बहुत सारे प्लांट्स में और फंजाइज में देखने को मिलते हैं। अब हमें ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से हमें फाइंड आउट करना है फंजाई को लेकर कि कौन सी फंजाई में ये हेल्यूसिनोजेंस यानी कि साइको एक्टिव एजेंट्स कॉजिंग हेल्यूसिनेशन आर प्रेजेंट। ऑप्शंस देखिए, मॉर्शेला एस्क्युलेंटा नहीं होता, ठीक है, अमेनिटा मस्केरिया होता है, अमेनिटा फ्लाई भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फंजाई जो क्या कॉज कर रही है हेल्यूसिनेशन, उसका नाम क्या है, उसका नाम है, 1 मिनट, ठीक है, जो फंजाई हेल्यूसिनेशन कॉज कर रही है उसका नाम है अमेनिटा मस्केरिया, जिसका एक और कॉमन नेम होता है इसका अमेनिटा फ्लाई। ये नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये हेल्यूसिनेशन कॉज करता है। सो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। फिर देखो न्यूरोस्पोरा एंड यूस्टिलैगो भी नहीं, सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी अमेनिटा मस्केरिया, which causes hallucination because it contains psychoactive agents। अब मान लो अगर hallucination न लिखकर ऐसा लिखा होता कि which of the following fungi contains psychoactive agent, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि psychoactive agent क्या होता है, ठीक है। इसे मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, 2014 का क्वेश्चन है ये, राइट इट डाउन, डन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। आर्के बैक्टीरिया अपने यू बैक्टीरिया जो हैं उनसे कैसे अलग होता है। तो देखो आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बहुत सारी चीजें तो एक जैसी होती हैं सिवाय एक चीज के, और वो क्या है कि आर्के बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है इट लैक्स, सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, इट लैक्स पेप्टिडोग्लाइकन, लैक्स पेप्टिडोग्लाइकन। और क्या प्रेजेंट होता है आर्के बैक्टीरिया में, बाकी सारे फीचर्स, जबकि यू बैक्टीरिया के सेल वॉल में देयर आर पेप्टिडोग्लाइकन्स प्रेजेंट, ठीक। तो ऑप्शंस देखिए, पहला है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, दूसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर है सेल शेप, और फिर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने गलती से यहां पर सेल वॉल लिख दिया है, ये सेल मेम्ब्रेन है, पेप्टिडोग्लाइकन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन तो सेल मेम्ब्रेन में मिलेगी ना, तो सेल मेम्ब्रेन में नहीं होती है, सो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट है, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका एक जैसा है, सेल का शेप भी एक जैसा मिल जाएगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी एक जैसा मिल जाएगा, भाई हैं तो बैक्टीरियाज ही, बस थोड़ा जो अंतर है वो इसके पेप्टिडोग्लाइकन को लेकर और बॉन्ड्स को लेकर है कि किस तरीके से पेप्टिडोग्लाइकन अटैच्ड है सेल मेम्ब्रेन में, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। सो द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन आर्के बैक्टीरिया एज कंपेयर टू यू बैक्टीरिया। 2014 का क्वेश्चन है, नोट इट डाउन, ओके। So now let's see the next question. Next question is the antibiotics have no effect on virus because antibiotics का वायरस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ऐसा क्यों होता है,
क्यों हम एंटीबायोटिक से वायरस को नहीं मार सकते? वायरस जो होता है एक्चुअली पहले एंटीबायोटिक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर वायरस के बारे में करेंगे। एंटीबायोटिक्स जो है ये कैसे काम करती हैं? एंटीबायोटिक्स जो हैं ये किसी भी स्ट्रक्चर के, किसी भी बैक्टीरिया के, किसी भी स्ट्रक्चर के मेटाबॉलिज्म के साथ काम करती हैं। सो एंटीबायोटिक्स इंटरफियर with the metabolism of other pathogen, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। उस पैथोजन के मेटाबॉलिज्म के साथ छेड़छाड़ कर देती है एंटीबायोटिक। अब अगर मेटाबॉलिज्म ही प्रॉपरली नहीं चलेगा, अगर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ही नहीं होगा सेल में, तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, रप्चर हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स का काम कुछ इस तरीके का होता है कि या तो वो बैक्टीरियासीडल होती हैं या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। किस टाइप की एंटीबायोटिक्स होती है? मैंने आपको 2 नाम बताए, ठीक है? अभी आप कॉलेज में जाकर बहुत पढ़ोगे। 2 नाम मैंने बताए। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो या तो बैक्टीरियासीडल होती हैं या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। बैक्टीरियासीडल का मतलब है जो किल कर दे बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को क्या कर दे रही है? किल कर दे रही है। और बैक्टीरियोस्टैटिक का क्या मतलब है? बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब है कि ये रिप्रोडक्शन रोक दे रही है, मतलब लाइफ को रोक दे रही है, स्टैटिक कर दे रही है, ठीक है? स्टेबलाइज कर दे रही है, आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा बैक्टीरिया। लेकिन ये दोनों काम ये कैसे करती है? जब ये इंटरप्ट करे मेटाबॉलिज्म में, ठीक? लेकिन वायरस जो होते हैं उनका खुद का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। वायरस का नेचर कैसा होता है? वायरस क्या करेगा आपको पता है? वायरस जो है, वायरस विल एंटर अदर लिविंग सेल, दूसरे लिविंग सेल में एंटर कर जाएगा और फिर उस होस्ट के सेल को यूज करेगा फॉर रेप्लिकेशन एंड यूजेस होस्ट सेल फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। खुद का कोई मेटाबॉलिज्म है नहीं, मेटाबॉलिक प्रोसेस के साथ साथ रेप्लिकेशन के लिए भी दूसरे सेल को यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो वायरस पे कोई असर इसलिए नहीं करती क्योंकि वायरस का खुद का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है। बात समझ में आ रही है? वायरस के पास खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक का तो यही फंडा था कि मुझे जाकर मेटाबॉलिज्म में इंटरफियर करना है ताकि मैं बैक्टीरिया की या तो ग्रोथ रोक दूं या तो फिर मैं बैक्टीरिया को किल कर दूं, जो चीज वायरस के साथ नहीं हो सकती। तो ऑप्शंस देखिए, वायरस शो मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर ओन, no, they do not show metabolism of their own. Viruses are too small in size for antibiotics to act upon them. What it has to do with the size? Size का कोई लेना देना ही नहीं है. It all depends on the metabolism. Viruses show no metabolism of their own. Definitely, they do not show any metabolism of their own. They use the body of the host cell. ठीक? फिर वायरस प्रोड्यूस थिक कवरिंग एंड एनसिस्ट देमसेल्व्स एज एंडोस्पोर्स। ऐसा भी नहीं होता, बल्कि वायरस के बाहर तो क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन कवरिंग प्रेजेंट होती है। वो प्रोटीन कवरिंग भी वो बाहर छोड़ाता है और अपना जीनोम बस वो दूसरे लिविंग सेल के अंदर दे देता है था रेप्लिकेट करने के लिए। लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल मैंने आपको बताई थी। अगली बार जब आप ध्यान रखना, अगली बार हमेशा वायरस के लिए अगर आपको कुछ रिवाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स, तो वो है लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल। ठीक है, ये मैंने, आप मेरे सेशन में जाओ, वायरस 2 पार्ट में मैंने पढ़ाया है, वायरस के सेशन में जाओ, वहां जाकर आप देखोगे तो यहाँ आपको लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल मैंने ड्रॉ करके समझाई हुई है। उस चीज को देखो, अगर आपने वो समझ लिया तो ये मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, वायरस अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, कैसी उसकी बॉडी थी, कैसे वो साइज में था, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, राइट डाउन दिस कंसेप्ट। क्लियर? ओके, now see the next question. Motile bacteria are able to move by. Motile bacteria यानी वो बैक्टीरिया which shows movement
मूवमेंट शो करने वाला किस चीज की मदद से मूव करता है? हमेशा बैक्टीरिया जो है वो किस चीज की तरफ से मूव करता हुआ दिखता है हमें? फ्लैजेला की हेल्प से, फ्लैजेला की हेल्प से, लॉन्ग थिन फिलामेंट विच हेल्प्स इट टू मूव। ऑप्शंस देखिए, फिम्ब्रे नहीं होगा, ठीक, फिर होगा फ्लैजेला, फ्लैजेला सही है, सीलिया नहीं, पिलाई नहीं, सो राइट ऑप्शन इज फ्लैजेला। ये क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन है। वायरस वाला क्वेश्चन कौन से ईयर का क्वेश्चन था? 2015 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कौन से ईयर का है? 2014 का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। फाइन, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोफेज? इनमें से कौन सा वाला साइनोफेज है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो साइनोफेज एक्चुअली में होता क्या है? साइनोफेज होता है जब आपको पता है, मैंने आपको ड्रॉ करके एक वायरस बताया था, कौन सा वाला? फेज वायरस। फेज वायरस कैसा दिखता था? ऐसा दिखता था, फेज वायरस, जिसमें प्रोटीन का कोट होता था इस तरीके से, ठीक। इसके बाद इसका एक नेक पोर्शन होता था, नेक पोर्शन होता था, फिर ये ऐसा एंड्स होते थे, राइट। अब इसके बीच में यहां पर कैप्सिड की एक लेयर होती थी। उस कैप्सिड की लेयर में, कैप्सोमियर से बनी हुई कैप्सिड की लेयर के अंदर इसका न्यूक्लियर मटेरियल, इसका जीनोम प्रेजेंट होता था, और फिर कुछ एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होते थे, ये एंजाइम थे, ठीक है। तो ये क्या था? ये थी हमारी प्रोटीन, 1 मिनट, ये क्या था? ये था हमारा प्रोटीन, प्रोटीन की लेयर थी बाहर। उसके बाद ये क्या था? जो क्या बना रहा था? कैप्सूल, है ना। इसके बाद ये क्या था? ये था कैप्सिड की लेयर, ये एनवलप बन गया प्रोटीन का, फिर कैप्सिड बन गया। उसके बाद ये है इसका जीनोम, और ये क्या है? ये है एंजाइम्स। एंड ये कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म है? कौन सा वाला बैक्टीरिया है? बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज, जब हमने वो पढ़ी थी साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरियोफेज जब जाकर मिल जाए साइनोबैक्टीरिया के पास, साइनोबैक्टीरिया के पास, तो एक्चुअली में पता है ये कैसे मिलेगा? ये साइनोबैक्टीरिया है, इसके पास ये फेज जाएगा, और ये फेज क्या करेगा? यहाँ पर फेज है, और ये अपना जीनोम यहाँ इसके अंदर डाल देगा। इसका जीनोम ऑलरेडी प्रेजेंट था, ये इसका जीनोम आ गया, इस तरीके से ये सेल को इन्फेक्ट कर देगा। तो ये जब कॉम्बिनेशन बनता है, साइनोबैक्टीरिया और फेज जब एक साथ मिल जाते हैं, तब बनता है साइनोफेज। तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो क्या होता है? वो होता है साइनोफेज, वो होता है साइनोफेज, ठीक है। अब ये जो साइनोफेज है, ये अलग अलग टाइप का होता है। उसमें से एक टाइप का साइनोफेज होता है, LPP1। ये एक टाइप का साइनोफेज है। व्हाट इज साइनोफेज? व्हेन द बैक्टीरियोफेज कंबाइंस विद द साइनोबैक्टीरिया, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज द साइनोफेज। अब ये साइनोफेज का एग्जांपल है LPP1, जो आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, S13 है क्या? नहीं है। नेक्स्ट F×174 है? नहीं। SV40 है? नहीं। LP1 है? हाँ डेफिनेटली है। अब एक बात याद रखना, अब आप मुझसे बोलोगे कि मैम ये जो है ये तो हमने पहले डिस्कस नहीं किया। हाँ बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी नहीं बोल रही थी हमसे ऐसा, लेकिन पहले ये चीज पढ़ी गई है और ये हमारे क्वेश्चंस में इंक्लूडेड भी है। तो जब जहां जिस चीज की जरूरत है वो मैं आपको सॉल्व कराती रहती हूँ। अगर कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आपके लिए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो मैं क्वेश्चन के दौरान उसे पूरा समझा देती हूँ। तो आप इस चीज पर पैनिक बिल्कुल मत करना, बिल्कुल परेशान मत होना। देखो मोटिव हमारा क्या है, आप हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड होने चाहिए, आना उतना ही है। और हम पूरा पढ़ रहे हैं और हम हर तरीके का क्वेश्चन चुन चुन के सॉल्व करेंगे, भले ही वो कभी भी पूछा गया हो, किसी भी कंसेप्ट में पूछा गया हो। पर पूरे एनसीईआरटी में, पूरी बायोलॉजी में, नीट में कोई एक टॉपिक भी ऐसा नहीं रह जाना चाहिए, नहीं छूट जाना चाहिए जिसको आपने फेस ना किया हो। तभी आपको वहां जाके चीजें याद आएंगी। अभी इतना समझ में आ गया, इसको नोट कर लो। राइट आंसर इज LPP1। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, ठीक है। 2014 का AIPMT का क्वेश्चन था। अब कर लिया नोट, फाइन। नाउ द नेक्स्ट इज विच वन। अच्छा मैं एक चीज और बताती हूँ, अब देखो ये 2014 का था,
है ना। अब 2014 से अभी तक में बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी हो जाते हैं, है ना। हर एनसीईआरटी जो है वो हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस अपने पास लाती रहती है, कुछ एडिट कर देगी, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ उसमें होता रहता है। तो हो सकता है ये कंसेप्ट उस टाइम पर रहा होगा, उन्होंने इंक्लूड किया होगा, अभी वो इसकी बात नहीं कर रहे। अभी आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है, आपके एक्सप्लेनेशन सेशंस में सारी चीजें अवेलेबल है, बिल्कुल परेशान मत होना। ये अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज है तो इसी के लिए तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि आप किसी भी चीज से चूको नहीं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज हेटेरोथैलिज्म। किसमें हेटेरोथैलिज्म देखा जाता है, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। अब हेटेरोथैलिज्म क्या होता है, हेटेरोथैलिज्म होता है जब राइजोपस में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाए। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको कब देखने को मिलेगा, व्हेन राइजोपस comes in contact with the opposite form of it। ऑपोजिट फॉर्म ऑफ इट मतलब कि वो मेल और फीमेल वाला, ठीक है। अगर ये मेल है तो वो फीमेल वाला इसके कांटेक्ट में आए, ये फीमेल है तो मेल वाला इसके कांटेक्ट में आए, तब जाके इसमें हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब जाके इसमें हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसे हम कहते हैं हेटेरोथैलिडिज्म। हेटेरोथैलिज्म कब होता है, जब राइजोपस का एक मेंबर अपने ऑपोजिट मेंबर के कांटेक्ट में आ जाए और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए, तो वो कहलाता है क्या, हेटेरोथैलिज्म। 2014 का कंसेप्ट, 2014 में पूछा गया था एग्जाम में। ऑप्शंस देखिए, राइजोपस है सही आंसर है, बैक्टीरियम नहीं होगा, साइकस नहीं होगा और रेसिनस नहीं होगा, ठीक। तो राइजोपस इज द करेक्ट आंसर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इज यू नीड टू मेमोराइज मोर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आप याद रखोगे उतना आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतना आप चीजों को जान पाओगे, ठीक है। डन, ये समझ आ गया। नाउ द नेक्स्ट इज मैच आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। हमें यहां पर मैच द कॉलम करना है, ये भी 2014 का एक क्वेश्चन है। अब देखो कॉलम 1 में हमारे पास कुछ है और कॉलम 2 में हमारे पास कुछ है, देखते हैं क्या है। पहला लिखा है ये स्ट्रक्चर पेरिट्राइकस फ्लैजेला, पहला लिखा है पेरिट्राइकस फ्लैजेला, दूसरा लिखा है लिविंग फॉसिल, तीसरा लिखा है राइजोफोर, देन वी हैव स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, देन वी हैव लार्जेस्ट पेरिनियल एल्गे। ये सब फीचर्स हैं, ठीक है। इसके सामने एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में हमारे पास है गिनको, इसके बाद मैक्रोसिस्टिस, इसके बाद इकोलाई, फिर है सेलाजिनेला एंड देन वी हैव वोल्फिया। इतने हमको मैचेस दिए हुए हैं, तो चलिए आइए हम इसका मैच फॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम पेरिट्राइकस फ्लैजेला की बात करते हैं। पेरिट्राइकस फ्लैजेला किसका फीचर होता है, पेरिट्राइकस फ्लैजेला फीचर होता है एस्केरेशिया कोलाई का, यानी कि ई कोलाई का फीचर होता है। तो पेरिट्राइकस इज अ फीचर ऑफ एस्केरेशिया कोलाई, यानी कि ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई का फीचर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल किसको माना जाता है, लिविंग फॉसिल माना जाता है किसको, गिनको, मैक्रोसिस्टिस, सेलाजिनेला या वोल्फिया। तो गिनको होता है लिविंग फॉसिल, तो लिविंग फॉसिल गोज विथ गिनको, राइट, क्लियर। नेक्स्ट है राइजोफोरा। राइजोफोरा कहां है, राइजोफोरा है हमारे सिलेजिनेला में। राइजोफोरा कहां है, हमारे सिलेजिनेला में, ठीक। तो राइजोफोरा विल गो विद दी सिलेजिनेला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट। सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट कौन सा होता है, ऑप्शन बचा है मैक्रोसिस्टिस या फिर वोल्फिया। वोल्फिया होता है, ये तो हमने वोल्फिया के बारे में तो जानते हैं हम, ठीक है। तो वोल्फिया सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, तो दिस विल गो विथ वोल्फिया, क्लियर। देन द नेक्स्ट इज लार्ज पेरेनियल एल्गे। लार्ज पेरेनियल एल्गे कौन सी होती है, मैक्रोसिस्टिस इज द लार्ज पेरेनियल एल्गे। मैक्रोसिस्टिस होती है लार्ज पेरेनियल एल्गे, ये
ठीक है, ये सेकंड वाला, 1 मिनट, ये सेकंड वाला, ठीक है, ये होती है लार्ज पेरेनियल एल्गे। अभी हमें यहां पर क्या समझ में आ रहा है, हम उसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, हम उसे नीचे लिख लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, ए ऑप्शन पेरीट्राइकस फ्लैजिला किस में प्रेजेंट है, ई कोलाई में प्रेजेंट है, ये पिंक वाला, ठीक है। तो ए गोज विथ 3, ठीक। लिविंग फॉसिल कौन है, गिनको, सो बी गोज विथ 1, देन राइजोफोरा कहां मिलेगा, सिलैजिनेला में, तो राइजोफोरा सी गोज विथ 4, then we have smallest flowering plant is Wolffia, D goes with 5, then we have largest perennial algae which is Macrocystis, so E goes with 2, clear। ये हमने मैच बना लिया। अब हमें इस मैच को यहां पे दिए गए मैच के साथ मिलाना है। अब देखो, या तो ऑप्शन आपको इसी फॉर्म में दिए रहते, ए बी सी और साथ में उसके 1 2 3 लिख के दिया रहता, या फिर इस फॉर्म में दिए हैं, तो A3 के साथ कहां जा रहा है, A3 के साथ पहले ऑप्शन में ही जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा। तो हमें इतना कंफर्म हो गया कि थोड़ा हमें फर्स्ट ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। B1 के साथ जा रहा है, B1 के साथ जा रहा है, ये देखो ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। देखो A3 के साथ जा रहा है, ये A3 के साथ गया, ठीक है। फिर B1 के साथ जा रहा है, तो B हमें कहां पर दिखता है 1 के साथ जाता हुआ, B हमें यहां दिख रहा है 1 के साथ जाता हुआ पहले ही ऑप्शन में। फिर C4 के साथ जा रहा है, C4 के साथ जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में ही। फिर D5 के साथ जा रहा है, तो D5 के साथ जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में ही। उसके बाद E2 के साथ जा रहा है, E2 के साथ जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में ही, ठीक है। तो लगभग मिला जुला के बात ये बनती है कि सारा का सारा पहले ऑप्शन का अलाइनमेंट ही सही है, तो हमारा ए ऑप्शन सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब यहां पर आपको जो भी दिक्कत आएगी वो मैं बता देती हूं क्या है। इट इज अबाउट द एग्जाम्पल। आपको फीचर से नहीं कुछ लगेगा, लेकिन एग्जाम्पल से जरूर लगेगा। तो एग्जाम्पल्स की हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। हर बार एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो मैडम हम कैसे करें, क्या हम अलग से लिख लें, उसके लिए परेशान मत हो। जितने क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी। इसीलिए मैं कहती हूं हर बार डीपीपी को सॉल्व करो, कभी कोई डीपीपी मिस मत करो। हर बार प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है आपके लिए, हर फॉर्म का क्वेश्चन आपके लिए है वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट। बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इस एक चैप्टर में से जो 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, इस यूनिट में से जो क्वेश्चन निकल सकते हैं, सारे पॉसिबल क्वेश्चन आपके लिए ला दिए जाते हैं, आपको करा दिए जाते हैं। शायद जो आप खुद से ना कर पाते, या अगर खुद से कर भी लेते तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, वो सारी चीजें आपके लिए सिंप्लीफाई करके अवेलेबल है। तो इसीलिए इधर उधर मत भागो, खुद से परेशान मत हो। इतना इनफ मटेरियल है आपके पास, आपको सारी चीजें क्या करनी है, सिर्फ अब्सॉर्ब करनी है, ठीक है। तो यहां पर कैसे करेंगे हम, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा हमको याद रहेगा। मैच दी कॉलम को कभी भी हम इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं, एक तो आलस बिल्कुल मत करो, स्क्रीनशॉट लेके काम बिल्कुल मत चलाओ। अगर नीट जैसा बड़ा एग्जाम निकालना है तो स्क्रीनशॉट ले लेके गैलरी भरने से नहीं निकलेगा, पेन लेकर के कॉपी भरने से निकलेगा। कॉपी भरने का मतलब ये नहीं है कि बस लिखते ही चले जा रहे हैं, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। लिखो, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसको स्पेसिफिकली लिखो। एक बार भी दिन भर में पेज पलट लोगे तो वो क्वेश्चन आपको मेमोराइज हो जाएंगे। फिर वो कंसेप्ट किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा तो यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन बन गया, देखो इसे मार्क कर लो, इसे मैच बना लो इसका, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें एक रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। इन दिए गए स्टेटमेंट से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें किस वर्ड को देना है, रॉन्ग वर्ड को देना है। अगर राइट लिखा होता तो राइट वर्ड को देना है। कभी कभी क्या होता है, हम अपनी धुन में जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो हम ये रॉन्ग राइट स्किप कर जाते हैं। देखो ये तो छोटा सा क्वेश्चन लिखा है इसीलिए शायद याद रह जाए, जहां बड़ी 2-4 लाइन में क्वेश्चन दे दिया वहां पर रॉन्ग, नॉट, वाई, दिस, ये सब हम गड़बड़ कर देते हैं। ऐसे नहीं करना। सिली मिस्टेक देखो बर्दाश्त नहीं होती है, पढ़ा नहीं है, आता नहीं है, वो अलग बात थी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो,
ईस्ट इज यूनिसेल्युलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन। ईस्ट का सबसे ज्यादा काम, देखो यूनिसेल्युलर तो होता ही है और फर्मेंटेशन के काम भी आता है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है पेनिसिलियम इज मल्टीसेल्युलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक। यस, पेनिसिलियम मल्टीसेल्युलर भी है और एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आता है, ये तो हमने पढ़ा है। इसके बाद है न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, न्यूरोस्पोरा जो है बायोकेमिकल जेनेटिक्स की स्टडी में बहुत यूज होता है, तो ये हो गया हमारा सही। फिर आता है मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने एक जगह इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कराया था, वहां बोला था मशरूम्स होते हैं या मॉरल्स और ट्रफल्स जो होते हैं ये ईटिंग वाले होते हैं, एडिबल होते हैं, पॉइजनस मशरूम नहीं है ये। इनके पास क्या होता है, देखो जो मॉरल्स और ट्रफल्स होते हैं, मैं यहां लिख देती हूं, मॉरल्स और ट्रफल्स जो होते हैं, मॉरल्स एंड ट्रफल्स जो होते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, याद आया, ये प्रोड्यूस करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। दे प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडीज, ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, ठीक है। और फ्रूटिंग बॉडीज बनाने की वजह से ये कौन से होते हैं, ये होते हैं एडिबल, एडिबल होते हैं, ये खाने वाले एडिबल, ठीक है। तो ये पॉइजनस तो बिल्कुल भी नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बिकॉज इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट आंसर बिकॉज इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई। 2014 एम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम पर ध्यान दो, सारे एग्जाम को इंक्लूड करना है अपने को, सारे प्रैक्टिस करने हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है। सारे क्यों प्रैक्टिस करने हैं मैडम, पहले AIPMT अलग होता था, एम्स अलग होता था, अब तो हमारा सारा एक में ही होना है, तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंस है अलग अलग एग्जाम की, ठीक है। ये डन, ये हो गया अपना मॉरल्स और ट्रफल्स का इशू सॉल्व, ये है रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर। ये चीज हमने बहुत अच्छे से डायग्राम के साथ पढ़ी है। क्वेश्चन पूछा है इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर। ऐसे ओवरलैपिंग शेल्स जो आपस में एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं, तो वो कैसे फिट होते थे आपको याद है, वो ऐसे फिट होते थे, हमने देखा था ऐसे एक बॉक्स होता था, एक बॉक्स ये ऐसा, फिर एक बॉक्स ऐसा, एक ऐसा, ठीक, और इसके बराबरी में दूसरा वाला फिट होता था ये ऐसा। ऐसा कहां बनता था, कहां पर देखा था ऐसा, कुछ याद आ रहा है ऐसा स्ट्रक्चर, इसको हम अच्छा नाम क्या देते थे यही बता दो, ये तो हमने पढ़ा है ना, जल्दी बताओ मुझे ऑप्शंस में, वो कमेंट में लिख के बताओ, फटाफट से बताओ, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, याद रखना। आपको मैंने बताया था सोपी बॉक्स अपीयरेंस, सोप बॉक्स अपीयरेंस होता था, सोप बॉक्स अपीयरेंस, सोप बॉक्स अपीयरेंस होता था। ये कैसे फिट है, थिन ओवरलैपिंग शेल्स फिट टुगेदर, यही तो है, एक शेल ये है, एक शेल ये है, दूसरा शेल ये है, सो वी हैव थिन शेल्स दैट फिट टुगेदर। अभी तक तो नाम याद आ जाना चाहिए था, आया कि नहीं आया, ये नाम याद आया कि नहीं आया, डायटम्स, 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 डायटम्स में हमने ये पढ़ा था, डायटम्स में पढ़ा था ना, सोप बॉक्स अपीयरेंस, शेल जो है वो बना लेता था, और फिर देखो याद करो मैंने ये भी बताया था ट्रांसवर्सली ये डिवाइड होगा और फिर दो डायटम्स बनाएगा, जब दो डायटम्स बनेंगे तो सेकंड फॉर्म डायटम्स छोटू डायटम होता था, छोटा सा डायटम, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता था, इसी तरीके से ये हमेशा डिवाइड करता था। एग्जाम्पल कौन था, डायटम्स विच बिलोंग टू विच कैटेगरी, क्राइजोफाइट्स को बिलोंग करता है, it belongs to chrysophytes, क्राइजोफाइट्स को बिलोंग करता था, क्राइजोफाइट्स को बिलोंग करता था, याद आ गया।
ऑप्शंस देखिए, स्लाइम मोल्ड में होगा क्या? नहीं होगा बाबा। क्राइजोफाइट्स में होगा? यस यस, क्राइजोफाइट्स में देखा जाता है, यूग्लिनोइड्स में नहीं, डिनोफ्लैजिलेट्स में नहीं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज क्राइजोफाइट्स। बात समझ में आ गई? ये स्ट्रक्चर जहां पर थिन शेल्स होते थे जो एक दूसरे के साथ फिट हो जाते थे। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन ना सोप बॉक्स अपीयरेंस पे पूछा जा सकता है, सोपी बॉक्स अपीयरेंस, सोप बॉक्स अपीयरेंस पर पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? लिख लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, वैसे आपको ये याद ही होना चाहिए। ठीक, नाउ ये 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स सम बैक्टीरिया to attach to rocks and or host tissue are। अगर मान लो कि हमारे पास कोई रॉक है, हमारे पास कोई रॉक है, रॉक प्रेजेंट है, इस रॉक के ऊपर अगर कोई बैक्टीरिया आके रहना चाहता है तो मैडम कैसे रहेगा? बैक्टीरिया कैसे आके रहेगा, जल्दी से बताओ। ये बैक्टीरिया आ गया, ये यहां पे बैक्टीरिया आ गया। ठीक है, तो ये अपने सबस्ट्रेटम से अटैच कैसे करेगा? इफ दिस इज, 1 मिनट, इफ दिस इज अ बैक्टीरिया, तो इस बैक्टीरिया को अटैच कैसे होना चाहिए? कैसे इसे अपने रॉक के साथ अटैच होना चाहिए? कैसे पकड़े? तो ये क्या करेगा? ये कुछ ऐसे पकड़ेगा, यहां से अपने कुछ ऐसा होल्ड करके रखेगा। ठीक है, ये क्या होल्ड कर रहा है? कैसे होल्ड कर रहा है? कौन है? कौन है ये भाई? कहां से है ये आया? जल्दी बताओ। ये हमारा बैक्टीरिया भाई साहब थे। बैक्टीरिया भाई साहब रॉक पे चढ़े, रॉकी हो गए हैं। अब इनको क्या करना है? इनको होल्ड करना है रॉक को। तो अब ये कैसे होल्ड करें, जल्दी से बताओगे? आप बता दोगे या मैं बताऊं? अभी तक तो लिख के बता देना चाहिए था यार, नहीं बता पा रहे हो, बताओ कैसे होल्ड करेंगे? फिम्ब्रे की हेल्प से। कभी भी कोई भी बैक्टीरिया अगर रॉक पे या फिर किसी टिश्यू पर आकर बैठता है तो उस रॉक से या उस टिश्यू के साथ चिपकता किसकी मदद से है? फिम्ब्रे की मदद से। तो ये कौन है इसके? फिम्ब्रे। ये कौन है इसके? फिम्ब्रे। फिम्ब्रे की मदद से ये अटैच हो जाता है। ठीक है, फिम्ब्रे की मदद से ये अटैच हो जाता है। स्मार्ट है ये काफी, ये हमारा बैक्टीरिया काफी स्मार्ट है, रॉक के साथ अपने फिम्ब्रे अटैच करके चिपक गया। ठीक है, ऑप्शंस देखो क्या क्या है। ऑप्शंस हैं होल्ड फास्ट नहीं, यहां पर तो नहीं है बैक्टीरिया में। ठीक है, फिर है फिम्ब्रे, राइजोइड्स नहीं, राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, होल्ड फास्ट सिर्फ एक बॉडी का सेल था। फिर यहाँ पर फिम्ब्रे है और मीजोजोम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? बेसमेंट में प्रेजेंट, दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होते थे, अटैचमेंट करवाते थे। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फिम्ब्रे इज द राइट ऑप्शन। फिम्ब्रे होते हैं जिनकी मदद से बैक्टीरिया ने रॉक को पकड़ लिया या बैक्टीरिया ने टिश्यू को पकड़ लिया, जिससे वो अटैच रहेगा अपने होस्ट के साथ। बात समझ गए? ये क्वेश्चन 2015 का है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? फाइन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्परफेक्ट फंजाई। अब यहां जैसे इम्परफेक्ट फंजाई पूछ लिया जाए ना, वैसे ही नाम आ जाना चाहिए। इम्परफेक्ट फंजाई which are decomposers of litter, help in mineral cycling and belongs to। ऐसा कौन सा इम्परफेक्ट फंजाई है जो लिटर को भी डिकम्पोज कर दे, खुद कचरे को भी डिकम्पोज कर दे और मिनरल साइक्लिंग में काम आ जाए? ऐसा कौन सा वाला फंजाई होता है? सो क्या क्या काम कर रहा है? नाम है इसका इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई, और काम क्या है इसका? काम है इसका डिकम्पोज करना। किसको? लिटर को डिकम्पोज कर रहा है। ठीक है, इसके बाद मिनरल्स को साइकिल कर रहा है। ठीक है, मिनरल की साइकिलिंग कर रहा है। ठीक है,
ऐसे फीचर्स किसमें देखे जाते थे? दीज वर द फीचर्स सीन इन ड्यूटरोमाइसिटीज। ये फीचर किसका है? ये फीचर है ड्यूटरोमाइसिटीज का। किसका फीचर है? ड्यूटरोमाइसिटीज का। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज नहीं होगा। नेक्स्ट है ड्यूटरोमाइसिटीज, नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज, फिर है फाइकोमाइसिटीज। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये क्राइटेरिया ड्यूटरोमाइसिटीज का है। ड्यूटरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। अगली बार हो सकता है कि डीकम्पोजर ऑफ लिटर या फिर मिनरल साइक्लिंग ना पूछ के सीधे पूछ ले विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं किसको? ड्यूटरोमाइसिटीज को। ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था, ठीक है, नोट कर लिया, डन, फाइन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। ओ माय गॉड, मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वापस से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के उस चार्ट पर जाओ जो एनसीईआरटी में पढ़ा था, उसमें लिखा था मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। पहला कैरेक्टर किसको लेकर था कि सेल कौन सा प्रेजेंट है। तो पहला सेल जो प्रेजेंट होता था मोनेरा में वो कैसा होता था? प्रोकैरियोटिक सेल होता था। तो जहां पर भी प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगा वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, न्यूक्लियोइड ऐसे ही रहेगा सेल के अंदर। जबकि अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होगी। तो ये सारे फीचर्स तो किसके हैं? यूकैरियोटिक के। मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। मोनेरा में क्योंकि कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट के अंदर कभी भी, प्रोकैरियोट के अंदर देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो मोनेरा जो है, जो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, पहले ही हमें रॉन्ग स्टेटमेंट मिल गया है। इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया। डेफिनेटली सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, ये कोई पूछने वाली बात है क्या? नेक्स्ट है, प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रोफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी था, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी था, एज वेल एज उनका सेल कैसा होता था? उनका सेल होता था यूकैरियोटिक सेल। तो इसके पास फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स भी हैं और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी है, दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिस्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, सम फंजाई आर एडिबल। अभी बताइए फंजाई एडिबल होती हैं, तो ये हो गया हमारा सही ऑप्शन। तो गलत ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, इसीलिए ये हमारा सही आंसर है। बात समझ में आ गई? डन, नोट कर लीजिए इसको। Okay, now see the next question. Next question is select the wrong statement. यहां पर भी हमें एक wrong statement find out करना है। कैसा statement? Wrong statement. First statement है mosaic disease in tobacco and AIDS in human beings are caused by viruses. तो mosaic disease in tobacco बोली है and AIDS in human beings, definitely वायरस की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय डीजे आइवनॉस्की। एक्चुअली में ये जो डीजे, अच्छा मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप मुझे लिख के बताओ ऑप्शन में कि वायरस किसने डिस्कवर किया था और वायरॉइड किसने डिस्कवर किया था। मुझे आंसर ये नहीं चाहिए, मैं इसका कुछ बात नहीं कर रही, मैं पूछ रही हूँ वायरस किसने डिस्कवर किया था और वायरॉइड्स किसने डिस्कवर किया था, दोनों के मुझे नाम बताओ। ऑप्शन अपना कमेंट कैसे लिख दोगे? एक जगह लिख दो वायरस, दूसरी जगह लिख दो वायरॉइड्स। यहां पर वायरस डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम, यहां पर वायरॉइड्स डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम। फटाफट से लिख के बताओ। बहुत एक्सपेंसिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। लिख दिया? ओके, आई होप आपने सही आंसर लिखा। अब मैं देखकर आपको बताऊंगी आपने सही लिखा है या नहीं, और देखूंगी उसमें एडिट का ऑप्शन था तो आपने उसे एडिट तो नहीं किया है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन क्या है, वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय डीजे आइवनॉस्की।
आइनोस्की सर ने, डीजे आइनोस्की सर ने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था, ही डिस्कवर्ड वायरस। इन्होंने वायरस डिस्कवर किया था, ना कि वायरॉइड्स। और फिर वायरॉइड्स किसने डिस्कवर किया था? वायरॉइड्स डिस्कवर करने वाले थे सर डीनियर। डीनियर सर ने वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था, ही डिस्कवर्ड वायरॉइड्स। बात समझ में आ गई? तो ये ऑप्शन दोनों तरीके से गलत है। वायरॉइड्स वाले साइंटिस्ट दूसरे हैं और डीजे आइनोस्की सर ने कुछ और ही डिस्कवर किया है। दोनों ऑप्शंस को इनने मिक्स कर दिया है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है, गलत ऑप्शन है, गलत ऑप्शन है। तो यही हमारा सही आंसर लग रहा है अभी तक। नेक्स्ट देखिए, W.M. स्टैनली showed that viruses could be crystallized। हाँ, स्टैनली सर ने कहा था कि वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, ये तो हमने पढ़ा है। फिर द टर्म कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वॉज कॉइन्ड बाय M.W. बेजरनिक। हाँ, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम M.W. बेजरनिक ने ही सबसे पहले बताया था। ये हमने कहाँ पढ़ा था? जहाँ हमने वायरस का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, वहां पर मैंने आपको ये सारी चीजें खुद लिखकर एक्सप्लेन करी थी। तो ये जो वायरॉइड्स और वायरस का फंडा है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा। मैंने यहाँ दोनों के बारे में लिख दिया है कि वायरॉइड्स डिस्कवर किसने किया था और वायरस डिस्कवर किसने किया था। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है, रॉन्ग स्टेटमेंट ऑप्शन बी है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी है, द वायरस वर डिस्कवर्ड बाय आइनोस्की। ये हमारा आंसर है। ठीक है, लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। डन? ओके, नाउ सो वी आर डन विद दी ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर दिस चैप्टर। आई होप आप इस चीज को अच्छे से फॉलो करें। टेंशन बिल्कुल मत लो, पैनिक बिल्कुल मत करना, किसी भी चीज में कुछ नहीं छूटेगा आपका। मैं चुन चुन के सारी चीजें आपको करा रही हूं। जस्ट डू व्हाट यू आर बीइंग टोल्ड टू डू। ठीक है, सारी चीजों को आप रिवाइज कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आप टॉपिक्स को रिवाइज करते चलिए। मैं हर बार आपको यही चीज समझाती हूँ। एट द एंड ऑफ द, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, मान रहे हो तो ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आपको रियलाइज होगा कि अगर आप टॉपिक को देखते रहते ना, तो आपको साल के आखिर में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे कोई सा भी एग्जाम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस उसे रिवाइज करते रहना है। देखो, नीट के एग्जाम में मेहनत तो बहुत लगेगी, और मेहनत हमें क्या करनी है, हमारे पास वो पूरा सेशन है। पूरे सेशन को क्या हम 2 बार 3 बार नहीं देख सकते? टीचर तो एक बार पढ़ा के चला जाएगा, पर यहाँ तो आपके पास सुविधा है। कैसे देखोगे? हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, www.magnetbrains.com टाइप करो। जैसे ही वो टाइप करोगे तो इस तरीके से एक ऑफिशियल पेज ओपन होगा, जहां आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा। उस पे जाकर नीट को सिलेक्ट करो। नीट पे जाकर बायोलॉजी पर क्लिक करो, जो भी पढ़ना है। बायोलॉजी पर क्लिक किया तो ऐसा एक पेज ओपन होगा जहां पर पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है, उसे पढ़ लो, सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। फिर यहाँ नीचे लिखा है वॉच ऑल वीडियोस, तो यहाँ पर पूरे लेक्चर्स अपलोडेड है। आप इन लेक्चर्स को देख सकते हो। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखो, जल्दी से रिवाइज कर लोगे। ठीक है, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो ऐसा मत करना, 2-3 बार देख रहे हो तो फिर आप थोड़ा सा उसको स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हो। और फिर क्या करना है, वीडियो प्ले करना है, तो इस तरीके से वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगा। आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको किसी चीज के लिए कितने भी चैप्टर्स पढ़ने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल को फॉलो करना है। मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल को मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE और नीट के चैनल को फॉलो करना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ सब्सक्राइब करना है चैनल को, तो सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। लाइक जरूर कर दोगे तो थोड़ा सा वो भी अप्रिसिएशन है, इतना तो कर सकते हो। और शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग के साथ। जो आपने ध्यान रखना, जो वर्चुअल ग्रुप बनाया है, उस वर्चुअल ग्रुप को अपने पढ़ाई के पर्पस के लिए यूज करो। वो ऑरा क्रिएट करो कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर सको, बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सको। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।